देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए हमारे साथ। यूपी के महाराजगंज जिला स्थित जिला कारागार को जेलर ने कैदियों के साथ मिलकर एक खूबसूरत बागवानी में बदल दिया है। बंदी सुधार गृह के कॉन्सेप्ट को सफल बनाते हुए जेलर कोरोना काल में ही शुरुआत करते हुए हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन अपराधों में जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को प्रेरित कर जेल के पार्क को बनाने में लगा दिया। आज जिला जेल में एक खूबसूरत बागवानी बन गया है, जिसमें कई तरह के फूलों के साथ जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं, जिसका सेवन अब कैदी भी करते हैं। वहीं अब जेल में बंद कैदियों का कहना है कि बैरक में बैठे बैठे वो पहले बोर हो जाते थे, लेकिन अब इस बागवानी को खूबसूरत बनाने में उनका समय भी कट रहा है और उसके बदले पैसे भी मिल रहे हैं। सुनवाते हैं बारी बारी से कैदी और जेलर की बात को। क्या नाम है आपका? यहाँ पे किस जुर्म में आए हैं और क्या काम कर रहे हैं? हम आजीवन कारावास कैदी हैं सर। यहाँ में बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, मेहनत करने का पैसा भी मिलता है। क्या करते हैं यहाँ पे? फूल पत्ती का काम करता और कराता हूँ सर। बढ़िया लगता है आपको? जी हाँ सर। पहले कैसा लगता था, अभी कैसा लगता है? बैरिक में अच्छा नहीं लगता सर। यहाँ काम करने से बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करता हूँ और सेहत पानी भी अच्छी रहती है। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। किस जुर्म में आए? 302। आजीवन कारावास? जी सर। अंदर रहते थे तो हमको जो है जेल जैसा महसूस होता था, और यहाँ पर रहते हैं तो पार्क नुमा महसूस होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। फूल पत्तियों के बीच में देखभाल करना और समय भी इससे कट जाता है और दिमाग में फालतू चिंता भी नहीं रहता है और घुटन नहीं महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश मिश्रा है, ब्रिजमनगंज के निवासी हैं। किस जुर्म में आए? दहेज हत्या के प्रकरण में हमारी भाभी थी। आप इंस्पायर में किससे इंस्पायर हुए हैं, वो क्या किए हैं एक नई पहल, और उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इन कैदियों के बीच में? कई चीज़ें था, जैसे हमारे कारागार मुख्यालय से ही हर समय तरह तरह के गाइडलाइंस जारी हुआ करते थे, और कोविड की वजह से सारे बाहर से आवागमन और लोग सब कुछ बंद था। उसमें यही सोचना था कि जो अंदर लोग हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो कुछ करके अपने आप को बेटर महसूस कर सके और दिमागी रूप से अपने आप को संयमित रख सकें। उसमें इनसाइड ही जो वर्क थे उसी को ऑपरेट करना था। उसमें हम लोगों के दिमाग में आया कि अच्छी जगह है और क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, क्यों नहीं कुछ हर्बल प्लांट्स और फूल पत्तियों में इनके रुझान को डेवलप किया जाए। और उसी का रिजल्ट था कि हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी तरफ तैयारी शुरू की, और उन लोगों ने कुछ ऐसे हमारे कैदी निकले जिनको काफ़ी रुचि उसमें पहले से भी थी और बाहर भी वो गार्डनिंग का काम करते थे। उसमें उनको लगाने से सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुआ। कैसे कैसे कैदी गार्डन का काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ रूल, हर कैदी का काम करने का एक ही तरीका होता है। जब सुबह जेल खुलती है तो उसके थोड़ी देर के बाद उनको नाश्ता वितरण कर दिया जाता है। नाश्ता वितरण के बाद वो काम में लग जाते हैं। तो अलग अलग तरह के काम है। कुछ लोग पाकशाला में भोजन बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग और खेतों में काम करने चले जाते हैं। और हमारे यहाँ एक अलग तरह से एक गिरदा बनाई गई है जिसमें काफ़ी मात्रा में फूल पत्ती और हर्बल प्लांट्स, जिसको कि ड्यू टू कोविड के में हम लोगों ने काढ़ा के रूप में काफ़ी प्रयोग किया। तो हर तरह के प्लांट जैसे अश्वगंधा, गिलोय, जरांकुश, कड़ंज और तमाम तरह के चीज़ों का हम लोगों ने प्रयोग करके काढ़ा इन लोगों को प्रोवाइड कराया। कितना फ़ायदा होता है इससे कैदियों को, जो हत्या 302 के कैदी हैं और या जो उम्र कैद है, उनको कितना फ़ायदा होता है इसमें? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कैदी हत्या में हो चाहे किसी भी केस में हो, पहले तो मानव है। अगर जो सकारात्मक घर से छोड़ करके आया है, सकारात्मक रुझान उसके साथ डेवलप हो रही है, तो फ़ायदा तो है ही है। उसको भी फ़ायदा हुआ। और काढ़ा के बारे में तो कोई नहीं जानता, सब लोग जानते ही हैं। काढ़ा को लेकर के तो बहुत ही फ़ायदा है। अभी हमने इधर काढ़ा बंद किया था तो हमारे जेल डॉक्टर साहब ने पुनः उसको रिटर्न में किया कि नहीं, अभी काढ़ा दिया जाए क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है और तमाम बंदी ऐसे हैं जिनको गले की समस्या है। आप जिला जेल में एक नई पहल शुरुआत किए हैं, तो और जेलों में क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का? नहीं, हर जेलों में कुछ न कुछ लोग किए हैं। अब यहाँ पर पहले से कुछ कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने उसको बेटर किया तो ज़्यादा हो गया। अभी हमें आज भी देवरिया से हमारे एक मित्र हैं जेलर, उन्होंने कहा है मैं कुछ प्लांट्स उनको यार भेजूँगा, उस जेल में उसका प्लांटेशन कराएँगे काढ़ा संबंधित। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज फूलपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले एक गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए हैं। तो वहीं जहानागंज पुलिस ने 40 लीटर अपमिश्रित शराब, 9 सादर यूरिया,
बरामद किया है और एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर 1 दर्जन से अधिक उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आजमगढ़ से, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अनजान सहित निवासी मिर्जा महफूजुल रहमान बेग एवं उनके ग्रुप की 18 सदस्यीय टीम आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, आजमगढ़ सिविल नेशनल कॉलेज, आजमगढ़ सिविल नेशनल इंटर कॉलेज प्रबंध समितियों का चुनाव में भारी जीत के बाद अनजान सहित गाँव में मंगलवार को देर शाम पहुंची, जहां बैठक की गई और स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के सचिव एवं प्रबंधक मिर्जा महफूजुल रहमान बेग की अध्यक्षता में आवास पर बैठक की गई और कॉलेज एवं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया। वही ग्रुप के सभी सदस्य सिविल नेशनल कॉलेज के अध्यक्ष अबू साद सम्मी, अतहर रशीद, सचिव एवं प्रबंधक चुने जाने पर उनके पैतृक आवास पर स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज की तरक्की के लिए और जिन मसाइल से सिविल नेशनल पीजी कॉलेज दो चार है, उसके हल के लिए आपके सामने कोई खाका तैयार है? देखिए, अभी कल ही मीटिंग हुई है, हम लोगों की पहली मीटिंग हुई है। अभी कम से कम असेस करना होगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे कॉलेज के सामने है, या स्कूल के सामने है, या सोसाइटी के सामने है, कौन कौन से हैं। सारे तीनों जिम्मेदार हम चारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शौकत अली साहब ये प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के, मैं इंटर कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ, आप जो है सेक्रेटरी हैं सिविल पीजी कॉलेज के, और आप प्रेसिडेंट हैं सिविल पीजी कॉलेज के। ये सारे लोग मिल बैठ कर के ये तहैया किया है कि हमें जितनी भी खामियां हैं रफ्ता रफ्ता उसको हम दूर करेंगे। अब कोई हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि बैग जो है इसको सब हल है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह धीरे धीरे हम लोग उस पर काबू पाएंगे। आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम कितना काम कर पा रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, इसको जीतने के लिए आपने बड़ी कोशिश किया। बेशक कोशिश हमने किया और ये हमारा फर्स्ट था। कॉलेज के हालात देख करके हमने अपने सारे वक्त सारे काम छोड़ करके हम इसी मुहिम में जुट गए कि किसी तरीके से हमारा कॉलेज जो है ऐसे लोगों से फ्री हो जाए जो कॉलेज को पीछे की तरफ ले जा रहे थे और उसके वक़ार को हम बढ़ा सकें। ये हमारी कोशिश है। इलेक्शन लड़े, मेहनत किया, अल्लाह ताला ने हमको कामयाब किया। ये अभी डिग्री कॉलेज है, आगे आपकी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम यूनिवर्सिटी बनाने का? अभी हम नहीं यूनिवर्सिटी बनाने का तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, और हम अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप के उसमें बदल देंगे। ये ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज है और उसका कैरेक्टर हम ये नहीं चाहते हैं कि ख़त्म हो। माइनॉरिटी कैरेक्टर रखते हुए अगर गवर्नमेंट हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाती है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके लाइन में काम भी करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ब्लॉक के करखिया गांव में किया गया, जिसमें गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी निःशुल्क जांच करवाई और दवाएं ली। हरिया ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय करखिया रुस्तम सराय में राज्य एड्स सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों ने ग्रामीणों का शुगर, ब्लड प्रेशर, HIV आदि की जाँच की व निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही लोगों को परामर्श भी दिया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 3 लोगों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मार्च माह में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य एड्स सोसाइटी द्वारा प्रत्येक बालकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और दवाओं का वितरण भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने लोग HIV से ग्रसित हैं। अगर कोई HIV से ग्रसित पाया गया तो उसको जिला चिकित्सालय के ART सेंटर से निःशुल्क जांच व चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार चतुर्वेदी है। आज ये करखिया गांव में आप लोग कैंप लगाए हैं, हाँ, क्या आपका मकसद है? लक्षित हस्तक्षेप परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो है कैंप लगाया जाए जिसमें HIV की जांच, शुगर की जांच और अन्य जांचें हो रही हैं। डॉक्टर द्वारा जो है देखा भी जा रहा है, दवा भी दी जा रही है। तो कैसा रिस्पांस रहा इस गांव में आप आए हैं? तो इस गांव में अच्छा रिस्पांस अभी मिल रहा है। अभी और लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हमको ये देखना है कि इस गांव में
कोई HIV पॉजिटिव तो नहीं है। अगर HIV पॉजिटिव है तो उसको लिंक जो है हम ART से कराएंगे। आजमगढ़ जनपद से ART से सदर अस्पताल में इलाज उसका होगा और उसकी देखभाल भी होगी। तो मेन मुद्दा ही सरकार का भी है, सबका मंशा है, स्वास्थ्य विभाग का भी मंशा ही है। इसके हर साल जो है मार्च महीने में हर ब्लॉकों पे लगभग चुन करके वहाँ से लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी विधानसभा दीदारगंज विधानसभा के सेक्टर अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक नंदाव बाजार में संपन्न हुई। बैठक का संचालन विधानसभा अध्यक्ष रामाश्रय चौहान ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बूथ तथा सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। पंचायत चुनाव में मजबूती से कार्यकर्ताओं को जिताना होगा, यही हमारी विधानसभा चुनाव में जीत का आधार बनेंगे। भाजपा ने जनता को निराश किया है और कोई वादा पूरा नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पुलिस उत्पीड़न भाजपा सरकार की देन है। जनता सपा को जिताकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पंचायतों के चुनाव के बाद सीधे विधानसभा के चुनाव की तैयारी और विधानसभा के चुनाव की चर्चा शुरू हो जाएगी अगस्त में। और आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल में लगे हुए मजबूती के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से लग करके पंचायतों का चुनाव जिताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम गांवों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। पोलिंग पर बस्ता देने वाला, एजेंट बनने वाला बीजेपी का नहीं था। लेकिन बीजेपी ने इस बार फैसला लिया है कि गांव-गांव में वो चुनाव लड़ा रहे। इसका क्या मतलब है? जिन गांव में एक तरफा पूरा समाजवादी पार्टी का बस्ता झंडा लगता था, अब भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा आपके गांव में दिखाई गया। कोई न कोई टिकट लेकर के, कोई न कोई झंडा थाम करके चुनाव लड़ने का काम करे। सपा के पूर्व विधायक विजलाल सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है और कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं कब्जे की, वो सारे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जहां तक कब्जे का मेरा सवाल है, वो बैनामाकर्ता के पास करीब 40 से 45 वर्ष से तथा मेरे पास 11 वर्ष से निर्विवाद चला रहा है। मेरे पर पुनः कब्जा करने का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विगत एक हफ्ते से कुछ प्रिंट मीडिया और सोशल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अनलगत झूठी खबर चलाई जा रही है, वह काफ़ी दुखद है। सच्चाई को जाने बगैर इस प्रकार किसी के सम्मान और चरित्र का हनन चिंताजनक है। वास्तविकता यह है कि मौके पर किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। अगर मारपीट होती तो कोई चोटिल होता और स्थानीय पुलिस द्वारा मुआयना कराकर केस किया जाता। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में और अब प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए पूर्व विधायक विजलाल सोनकर ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। 4-5 दिन से लगातार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रामाश्रय राय के परिवार द्वारा झूठा बयान दे करके मेरा मान सम्मान खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मैं लखनऊ में था, मेरे घर से फ़ोन गया कि हमारी प्रॉपर्टी पर रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय और अन्य लोग 25-30 गुंडों को लेकर के और लगभग 1 दर्जन मजदूरों को लेकर के बाउंड्री करवा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ से चल दिया और रात में आया। आ करके मैं एसओ साहब से मिला। मैंने एसओ साहब से कहा, मान्यवर, यह प्रॉपर्टी मैंने बैनामा लिया है 3 बिस्सा, और जिस आदमी से बैनामा लिया है उसको 1997 में मुंसफ न्यायालय से यह प्रॉपर्टी चौहद्दी दिखा करके उसको आबादी डिक्लेयर करते हुए दी गई। और 1997 में ये भी दिखाया गया है कि करीब 30 साल पहले से, यानी 1975-76 से वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी। इस आधार पर उसको शेड्यूल कास्ट का आदमी था, उसको अलॉट कर दी गई। मैं आया तो चूँकि मैं भी शेड्यूल कास्ट का हूँ, मुझे बैनामा लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने 2010 में बैनामा ले लिया। 2017 में मैं जब काम शुरू करने गया
तब उस समय रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय वगैरह ये 50 अपने साथियों को लेकर के आकर के मेरा काम रोकवा दिया। कोई अपनी घटना न हो, शांतिपूर्वक मैंने काम को बंद कर दिया और प्रॉपर्टी निर्विवाद तब से मेरे कब्जे में थी और आज भी है। और इस पर जबरदस्ती ये आदमी लेकर के 6 तारीख को चढ़ गए, कब्जा करने लगे। मैं आकर के एसओ साहब को सारी बात बताया, सारे कागजात दिखाया। उन्होंने फटकारा, डांटा इन लोगों को कि गलत बात है, आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर लेकर के आइए और विदाउट परमिशन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यू कांट डू एनी वर्क। आप वहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के। ये लोग मजबूर हो गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चूँकि अब ये कोर्ट में मैंने केस डाला है 2017 में मैंने केस डाला है, नोटिस दिया, पेपर में इश्तहार दिया, इनके यहाँ चस्पा किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पहला प्रश्न यही करेगा कि सिंस लास्ट 50 ईयर्स वेयर यू, आप 50 साल पहले से कहाँ थे। इस प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है और मेरा केस वही क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये लोग नया रास्ता निकाल रहे हैं कि एसडीएम से पैमाइश की दरखास्त दे करके इन लोगों ने पैमाइश तो करा लिया। मैं सोचा पैमाइश करा करके ये कोर्ट में आएंगे, लेकिन ये पैमाइश करा करके बैठ गए और मेरे अनुपस्थिति में कब्जा करने लगे। तो हम लोग आए और एसओ साहब के महोदय से, एसओ महोदय के सहारे से, पुलिस के सहारे से हमने इन लोगों को हटाया और उस पर निर्देश दिया गया है कि जब तक आप किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी का आदेश नहीं लेते हैं तब तक आप प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे। उन लोगों ने स्वीकार किया। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो मीडिया में कुछ बिकाऊ मीडिया के लोग हैं